नमस्ते। और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का विषय है रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर आती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर नई चीज का विरोध करता हो, जो बदलाव से डरता हो, जो पुराने जमाने में जीना चाहता हो। बिल्कुल। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? हमारे पास राजनीति विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक से कुछ नोट्स हैं जो इस विचारधारा की जड़ों तक जाते हैं। आज हमारा मिशन है इस शब्द के पीछे छिपे दर्शन को समझना। यह सिर्फ बदलाव का विरोध नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, समाज और परंपरा को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। एकदम सही। ये स्टेरियोटाइप बहुत आम है, लेकिन रूढ़िवाद एक बहुत गहरी और जटिल राजनीतिक परंपरा है। ये सिर्फ न कहने के बारे में नहीं है, ये इस सवाल के बारे में है कि समाज को एक साथ क्या जोड़े रखता है और अचानक बड़ा बदलाव उस जोड़ को कैसे तोड़ सकता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि रूढ़िवाद का जो मूल विचार है वो है संरक्षण की इच्छा। जरूरी अंतर है और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। एक प्रतिक्रियावादी वो है जो घड़ी को पूरी तरह से पीछे घुमा देना चाहता है। वो किसी गुजरे हुए स्वर्ण युग को वापस लाना चाहता है, जैसे राजशाही हो या कोई और पुरानी व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, वो अतीत में जीता है। इसके विपरीत एक रूढ़िवादी वर्तमान को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो उस चीज को संरक्षित करना चाहता है जो आज हमारे पास है, जो काम कर रही है और जिसे पीढ़ियों ने बनाया है। सही। वो भविष्य के अनजाने खतरों से वर्तमान की स्थिरता को ज्यादा महत्व देता है। अच्छा, तो एक अतीत को वापस लाना चाहता है और दूसरा वर्तमान को बचाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर एडमंड बर्ग का एक जिक्र है। हाँ, जो कहते हैं कि समाज न केवल जीवित लोगों के बीच, बल्कि जीवित, मृत और जो पैदा होने वाले हैं उनके बीच एक साझेदारी है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। बर्ग कह रहे हैं कि समाज सिर्फ उन लोगों का समूह नहीं है जो आज जिंदा है। ये एक चेन है, एक श्रृंखला है जो समय के पार जाती है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान, संस्थाएं और परंपराएं बनाई हैं, वो हमारी विरासत है। और हमारे ये कर्तव्य है कि हम इस विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। हम इसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। बिल्कुल, सिर्फ ट्रस्टी हैं। इसलिए हम इसे अपनी मर्जी से किसी नए विचार के आधार पर पूरी तरह से तोड़-फोड़ नहीं सकते। मतलब हम एक पीढ़ी के लोग इतने अहंकारी नहीं हो सकते कि ये सोचे कि हम अपने पुरखों से ज्यादा जानते हैं और सब कुछ बदल देंगे। एकदम सही। और माइकल ओकशॉट इसे और भी सरल भाषा में कहते हैं। वो कहते हैं कि रूढ़िवादी होने का मतलब है अज्ञात के बजाय परिचित को, संभव के बजाय वास्तविक को, और उत्तम के बजाय सुविधाजनक को प्राथमिकता देना। ये इस विचारधारा का सार है। ये बड़े बड़े किताबी सिद्धांतों के बजाय जमीनी हकीकत और अनुभव पर भरोसा करती है। ये सब सुनने में तो बड़ा शांत और स्थिर दर्शन लगता है। फिर ये एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में पैदा कैसे हुआ? जरूर कोई बड़ी हलचल हुई होगी। हाँ, और वो हलचल थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सभी विचारधाराएं भविष्य का एक सपना बेच रही थीं। लेकिन रूढ़िवाद का जन्म एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, एक चेतावनी के रूप में। और इस चेतावनी की सबसे बुलंद आवाज एडमंड बर्ग की थी। अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में मैंने सुना है कि उन्होंने क्रांति के शुरू होते ही उसकी आलोचना कर दी थी, जब बाकी दुनिया से आजादी की जीत मान रही थी। सही बात है, और इसीलिए उन्हें एक तरह से पैगंबर माना गया। बर्ग ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे अमूर्त किताबी सिद्धांतों के आधार पर पूरे समाज को नए सिरे से बनाने की कोशिश एक भयानक त्रासदी को जन्म देगी। उनका तर्क था कि समाज एक मशीन नहीं है कि आप उसका कोई पुर्जा खराब होने पर उसे निकाल कर नया लगा दें। बिल्कुल। तो फिर समाज क्या है अगर मशीन नहीं है तो? बर्ग और दूसरे रूढ़िवादियों के लिए समाज एक जीवित चीज की तरह है, एक विशाल पुराने पेड़ की तरह। इसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, परंपरा। अच्छा। आप एक दो सूखी टहनियां काट सकते हैं, जिसे वो सुधार कहते हैं, लेकिन अगर आपने जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति उनकी नज़र में जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये अराजकता, हिंसा और अंत में एक सैन्य तानाशाही को जन्म देगी। और नेपोलियन के आने के बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। हाँ। तो फ्रांसीसी क्रांति ने इस सोच को जन्म दिया कि अचानक बड़े बदलाव खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बदलाव के खिलाफ हैं तो आप किस चीज के लिए खड़े हैं?
यहीं पर रूढ़िवाद के मूल सिद्धांत सामने आते होंगे। बिल्कुल। और पहला सिद्धांत वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, इतिहास और परंपरा। रूढ़िवादियों के लिए परंपरा सिर्फ पुरानी आदतें नहीं हैं। यह लोकतंत्र का एक रूप है। यह उन अनगिनत पीढ़ियों की वोटिंग है जो हमसे पहले थीं। जो संस्थाएं और प्रथाएं हजारों साल से चली आ रही हैं, उन्होंने जरूर समय की कसौटी पर खुद को साबित किया होगा। उनमें हमारे पूर्वजों का संचित ज्ञान है। सही। उन्हें सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि वे पुरानी है, मूर्खता है। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन यहीं पर रूढ़िवाद का शायद सबसे विवादास्पद और जरूरी आइडिया आता है। स्रोत कहता है कि ये मानव स्वभाव के बारे में एक बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। वे इसे निराशावादी नहीं, यथार्थवादी कहते हैं। यह है मानव अपूर्णता का सिद्धांत, ह्यूमन इम्परफेक्शन। हाँ। उदारवाद और समाजवाद दोनों कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इंसान तर्कसंगत है और उसे बेहतर बनाया जा सकता है, कि सही शिक्षा और व्यवस्था से एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है। रूढ़िवादी कहते हैं नहीं, इंसान मौलिक रूप से दोषों से भरा है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित है, उसे अकेलेपन से डर लगता है, उसे सुरक्षा और अपनेपन की भावना चाहिए। और वो लालची और स्वार्थी भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर आप इस एक बात को मान लें कि इंसान परफेक्ट नहीं है, तो उनके बाकी सारे सिद्धांत समझ में आने लगते हैं। एकदम सही। अगर इंसान अपूर्ण है तो उसे गाइड करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए मजबूत संस्थाओं की जरूरत है, कानून व्यवस्था और एक मजबूत सरकार। इनका मकसद लोगों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उनके अपने सबसे बुरे इंस्टिंक्ट से बचाना है। इसीलिए रूढ़िवादी व्यवस्था यानी ऑर्डर को स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्व दे सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना व्यवस्था के कोई स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। एक मिनट, स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात है। यह कहता है कि रूढ़िवादी पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस को एक अच्छी चीज मानते हैं। आज के जमाने में तो प्रेजुडिस एक गाली जैसा शब्द है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ बर्ग का प्रेजुडिस से मतलब नस्लवाद या कट्टरता नहीं था। तो फिर क्या था? उनके लिए पूर्वाग्रह का मतलब था परंपरा से मिला ज्ञान, वो सहज बुद्धि जो तर्क से पहले आती है। ये वो गट फीलिंग है जो सदियों के सामाजिक अनुभव से बनती है। उनका मानना था कि एक अकेले व्यक्ति का तर्क बहुत सीमित और गलतियों से भरा हो सकता है, लेकिन समाज की परंपराओं में पीढ़ियों का सामूहिक ज्ञान छिपा होता है। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते आए हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी, इस तरह की सोच। कुछ हद तक हाँ। अब आते हैं समाज की उनकी धारणा पर, जिसे जैविक समाज या ऑर्गेनिक सोसाइटी कहा जाता है। जैसा हमने पहले पेड़ वाले उदाहरण में बात की। ये वो संस्थाएं हैं जो व्यक्ति को पहचान और सुरक्षा देते हैं। व्यक्ति इनमें जड़े जमाए हुए हैं। तो फिर यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ही अलग होगा। उदारवाद में स्वतंत्रता का मतलब है अकेले छोड़ दिया जाना। हाँ, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप। सही। बिल्कुल। रूढ़िवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता का मतलब है अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। स्वतंत्रता अनुशासनहीनता नहीं है, यह समाज में अपनी सही जगह को पहचानने और अपनी भूमिका निभाने में है। जैसे जब माता पिता अपने बच्चे को कुछ करने की सलाह देते हैं, तो वो उसकी स्वतंत्रता छीन नहीं रहे, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाकर भविष्य में सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अपना कर्तव्य करना, और इस पूरे ढांचे को एक साथ रखने के लिए स्रोत धर्म और नैतिकता पर बहुत जोर देता है। हाँ, क्योंकि अगर समाज एक शरीर है तो धर्म और नैतिकता उसे एक साथ रखने वाला गोंद है। ये लोगों को एक साझा नैतिक ढांचा देता है, सही और गलत की समझ देता है। बर्क ने लिखा था, धर्म मनुष्य का गढ़ है, एक ऐसी दुनिया में जो बहुत उलझी हुए और डरावनी हो सकती है। ये सामाजिक एकता के लिए जरूरी है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो स्थिरता, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को बहुत महत्व देती है। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं? स्रोत इसकी कुछ गंभीर आलोचनाओं का भी जिक्र करता है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी आलोचना है असमानता का बचाव। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज स्वाभाविक रूप से एक पदानुक्रम, एक हायरार्की में बटा होता है, कि कुछ लोग नेतृत्व करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग अनुसरण करने के लिए। हाँ, और ये कि धन और पद की असमानताएं न केवल स्वाभाविक हैं, बल्कि शायद समाज को चलाने के लिए जरूरी भी हैं। ये विचार आज के लोकतांत्रिक युग में पचाना बहुत मुश्किल है, जहां हम सब समानता की बात करते हैं। सही कहा। आलोचक कहते हैं कि ये विचारधारा असल में यथास्थिति यानी स्टेटस को,
को बनाए रखने और अभिजात वर्ग एलीट क्लास के हितों की रक्षा करने का एक बहाना है। अच्छा। जब आप परंपरा, व्यवस्था और इतिहास पर इतना जोर देते हैं तो आप उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जिनके पास पहले से ही शक्ति और विशेषाधिकार हैं। और इसीलिए शायद लैंगिक न्याय या जातिगत समानता जैसे विचारों को रूढ़िवादी खेमों से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये विचार पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देते हैं। बिल्कुल, ये उन संरचनाओं को चुनौती देते हैं जिन्हें रूढ़िवादी स्वाभाविक और समय की कसौटी पर खरी उतरी मानते हैं। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि ये उदारवाद या समाजवाद की तरह कोई वैश्विक विचारधारा नहीं बन पाई। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये काफी हद तक पश्चिमी दुनिया तक ही सीमित है। ये हर देश की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आप अमेरिकी रूढ़िवाद को भारतीय संदर्भ में हूबहू लागू नहीं कर सकते। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि रूढ़िवाद सिर्फ बदलाव से डरना नहीं है। ये मानव स्वभाव, समाज और इतिहास के बारे में एक गहरा और सुसंगत दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन संस्थाओं और परंपराओं को बनने में सदियां लगी हैं, उन्हें एक झटके में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। और ये कि स्थिरता और व्यवस्था को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, चाहे कोई इससे सहमत हो या न हो, ये समाज और बदलाव के बारे में सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण चश्मा प्रदान करता है। यह हमें हर नए क्रांतिकारी विचार पर संदेह करने और ये पूछने के लिए उकसाता है कि इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में हमने देखा कि रूढ़िवाद अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर समाज को पूरी तरह से बदलने की कोशिशों का विरोध करता है। आज की हमारे तेज रफ्तार दुनिया में ऐसे कौन से बड़े अमूर्त सिद्धांत या विचार हो सकते हैं, चाहे वो तकनीक से जुड़े हों, सामाजिक न्याय से या अर्थव्यवस्था से, जिनके बारे में एक एडमंड बर्ग आज हमें चेतावनी देते? ये सोचने वाली बात है।